नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को कैसे ज्ञात किया जाता है तथा उसका विश्लेषण करने के लिए परिक्षेपण की माप किस प्रकार की जाती है। आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करके हम किसी एक चर के विषय में विश्लेषण कर सकते हैं, किंतु एक से अधिक चर होने पर हमें यह जिज्ञासा होती है कि क्या इन चरों में आपस में कोई संबंध है। आज की कक्षा में आप यह सीखेंगे कि दो चरों के बीच के संबंध का परीक्षण कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि लंबे व्यक्तियों का वजन भी अधिक होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति की लंबाई तथा व्यक्ति के वजन संबंधी आंकड़ों में सहसंबंध होता है। सहसंबंध का विश्लेषण दो चरों में संबंधों के क्रमबद्ध परीक्षण का एक साधन है। आज की कक्षा में हम सहसंबंध के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सहसंबंध किसका मापन करता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहसंबंध शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला सह का अर्थ है साथ तथा दूसरा संबंध का अर्थ है दो वस्तुओं में किसी प्रकार का संपर्क बताने वाला तत्व। सहसंबंध वह संख्या है जो दो चरों के बीच संबंधों की गहनता तथा दिशा का अध्ययन और मापन करती है। यह दो चरों के बीच के संबंध के अनुमान को वैज्ञानिक रूप देता है तथा संख्या में व्यक्त करता है। आपने अपने परिवार में बुजुर्गों से कई ऐसे संबंधों के बारे में सुना होगा, जैसे वर्षा कम होती है तो फसल का उत्पादन भी कम होता है, या तापमान के बढ़ने पर आइसक्रीम की मांग भी बढ़ने लगती है, या आम की पूर्ति बढ़ने पर आम की कीमत कम हो जाती है। सांख्यिकी में हम इस प्रकार के चरों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करके सहसंबंध की सहायता से इनके बीच संबंधों की गहनता और दिशा का पता लगा सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि सहसंबंध कार्य कारण संबंध को ज्ञात नहीं करता, बल्कि सहसंबंध सहप्रसरण का मापन करता है। सहसंबंध तब पाया जाता है जब एक चर का मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चर का मान या तो उसी दिशा में बदलता है या फिर विपरीत दिशा में। सहसंबंध सदैव रेखीय होता है, अर्थात दो चरों में होने वाले परिवर्तन को एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। आइए सहसंबंध की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। गिलफर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। एक और अर्थशास्त्री डीएन श्रीवास्तव के अनुसार जब दो चर राशियां इस प्रकार संबंधित हों कि एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि बढ़े या घटे या इसके विपरीत हो, तो उन चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्री बेलिस के अनुसार सहसंबंध का अभिप्राय है आंकड़ों के दो या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना, जिससे उसके संबंध को जाना जा सके और उस संबंध की मात्रा का अंकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके। आइए सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। सहसंबंध को आमतौर पर धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। धनात्मक सहसंबंध जब चरों की गति एक ही दिशा में एक साथ होती है तो सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जब किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे साहचर्य चर के मान में वृद्धि होती है या उसके मान में कमी होने से दूसरे साहचर्य चर के मान में कमी होती है, तो यह दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले धनात्मक संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है, या आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है। तापमान और आइसक्रीम की बिक्री दो चर हैं तथा इनके बीच धनात्मक सहसंबंध है। इनके मध्य कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने के कारण तापमान बढ़ रहा है या तापमान बढ़ने के कारण आइसक्रीम की बिक्री बढ़ रही है, ऐसा कोई संबंध सहसंबंध द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने के कई और अन्य कारण भी होते हैं, किंतु आइसक्रीम की बिक्री के मान में होने वाले परिवर्तन तापमान में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप है।
इसलिए इनमें धनात्मक सहसंबंध है। दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। जब चरों की गति विपरीत दिशा में गतिमान होती है तब सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जब किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचर के मान में कमी आती है अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे चर के मान में वृद्धि होती है तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस प्रतिकूल संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे तापमान घटता है मूंगफली की बिक्री बढ़ती है या कीमतों के बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। यहाँ तापमान तथा मूंगफली की बिक्री दो विभिन्न चर हैं तथा इनके बीच ऋणात्मक सहसंबंध है। मैं यहाँ आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि इन दो चरों के मध्य कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात मूंगफली की बिक्री बढ़ने के कारण तापमान कम हो रहा है या इसका उल्टा सहसंबंध नहीं दर्शाता है। सहसंबंध तो केवल इन दोनों चरों की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है तथा उसकी मात्रा को मापता है। दो चरों के बीच किसी प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति को शून्य सहसंबंध भी कहा जाता है। सहसंबंध का अध्ययन करते समय हमें चरों का चुनाव तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके करना चाहिए। कई बार ऐसे दो चरों में भी सहसंबंध पाया जा सकता है जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार के सहसंबंध को मिथ्या सहसंबंध कहा जाता है। यह सहसंबंध मात्र एक संयोग होता है या किसी अन्य तीसरे चर के कारण हो सकता है। आपको इस प्रकार के सहसंबंध के प्रति सजग रहना है तथा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। आइए सहसंबंध की उपयोगिता और महत्व के बारे में जानते हैं। सामाजिक विज्ञान में दो चरों के बीच संबंधों को समझने के लिए सहसंबंध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध की उपयोगिता एवं महत्व का संक्षेप विवरण इस प्रकार है। पहला, नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण। यह आर्थिक व्यवहारों को समझने में सहायक होता है। सहसंबंध का अध्ययन अर्थशास्त्र में विभिन्न नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण करने का आधार प्रदान करता है। मांग का नियम, पूर्ति का नियम सहसंबंध के आधार पर ही बनाया गया है। कीमतें बढ़ने पर मांग कम होती है। यह सहसंबंध के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। दूसरा, कार्य कारण संबंध का अनुमान। यह परस्पर संबंधित चरों की खोज संभव बनाता है। सहसंबंध दो चरों के बीच कार्य कारण संबंध का अनुमान लगाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वर्ष में टमाटर की फसल कम हुई है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टमाटर की पूर्ति कम होने के कारण कीमतों में वृद्धि होगी। तीसरा, व्यावसायिक निर्णय का आधार। सहसंबंध अस्पष्ट सुझावों को स्पष्ट करता है तथा ऐसे उपाय खोजने में मदद करता है जिससे आर्थिक तथा व्यवसाय के निर्णय सरलता से लिए जा सकते हैं। सहसंबंध व्यावसायिक निर्णय लेने में उद्यमी की सहायता करता है। उदाहरण के लिए, एयर कंडीशन के निर्माता गर्मी अधिक होने पर उत्पादन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यह हीटर का उत्पादक सर्दी बढ़ने के साथ साथ हीटर के उत्पादन को बढ़ा देता है ताकि वो पूर्ति कर सके। चौथा, नीति निर्धारण में सहायक। सरकार की अनेक नीतियां भी सहसंबंध की सहायता से निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, निम्न आय वर्ग में साक्षरता दर कम पाई जाती है। आय और साक्षरता दर में धनात्मक संबंध होने के कारण सरकार निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय में रोके रखने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। सरकार ने महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सहसंबंध के आधार पर अनेक नीतियां बनाई हैं। पांचवा, पूर्वानुमान में सहायक। सहसंबंध की सहायता से दो चरों के संबंध की दिशा तथा मात्रा का पता चल जाता है। इसके आधार पर एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में परिवर्तन का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। यह पूर्वानुमान को अधिक विश्वसनीय बनाकर वास्तविकता के निकट लाता है। पिछले पॉइंट में हमने यह देखा कि व्यवसायी कैसे पूर्वानुमान लगाकर उत्पादन को बढ़ा देता है। सहसंबंध की कुछ सीमाएं भी होती हैं।
आइए सहसंबंध की सीमाओं को जानते हैं। पहला, किन्हीं दो चरों के सहसंबंध से उनके बीच सहसंबंध के मूल कारणों का ज्ञान नहीं होता। सहसंबंध केवल दिशा और मात्रा को बताता है। यह किस कारण से हुआ है, इसका अध्ययन हमें अलग से करना पड़ता है। दूसरा, छोटे समूह से प्राप्त सहसंबंध की अपेक्षा बड़े समूह से प्राप्त सहसंबंध अधिक विश्वसनीय होता है। तीसरा, सहसंबंध का प्रयोग करते समय व्यवहार बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, वरना मिथ्या सहसंबंध प्राप्त हो सकता है। सहसंबंध किसी तीसरे चर से प्रभावित भी हो सकता है। ऐसे किसी तथ्य का अध्ययन से संबंध नहीं किया जा सकता। पांचवां, सहसंबंध गुणांक का अर्थापन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन कार्य है। आइए अब हम सहसंबंध के गुणांक की व्याख्या करते हैं। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान -1 से +1 तक होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध को तथा धनात्मक चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को प्रकट करता है और -1 से +1 के बीच की संख्याएं सहसंबंध की मात्रा के बोध कराती है। सहसंबंध की व्याख्या इस सारणी के आधार पर की जाती है। सहसंबंध गुणांक यदि +1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यदि सहसंबंध गुणांक 0.76 से 0.99 है तो यह उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, और यदि सहसंबंध गुणांक +0.26 से 0.75 तक है तो इसे सामान्य धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इससे कम होने पर इसे निम्न धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, जो 0.01 से लेके 0.25 तक होता है। यदि सहसंबंध गुणांक का मूल्य 0 है तो इसका अर्थ है कि दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार यदि -0.01 से -0.25 तक सहसंबंध गुणांक का मान है तो यह निम्न ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। यदि सहसंबंध गुणांक का मान -0.26 से -0.75 तक है तो यह सामान्य ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, और यदि यह -0.76 से -0.99 तक है तो यह उच्च ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, और यदि सहसंबंध गुणांक का मान -1 है तो यह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। इन सब के बाद आइए अब हम सहसंबंध को मापने की प्रविधियों के बारे में जानते हैं। सहसंबंध को मापने की प्रविधियों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला, प्रकीर्ण आरेख, जिसमें आरेख की सहायता से कोई संख्यात्मक मान दिए बिना दो चरों के साहचर्य को दृश्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तथा दूसरी संख्यात्मक विधियां हैं जिसमें सहसंबंध गुणांक की गणना 2 प्रकार से की जाती है। पहला, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक तथा दूसरा स्पीयरमैन का कोटी सहसंबंध गुणांक। अब हम प्रकीर्ण आरेख को विस्तार से समझते हैं। प्रकीर्ण आरेख किसी संख्यात्मक गणना के बिना दो चरों के मान को ग्राफ की सहायता से प्रस्तुत करता है। प्रकीर्ण आरेख को देखकर दो चरों के बीच संबंध की दिशा तथा मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकीर्ण आरेख प्रविधि में दो चरों के मान को ग्राफ पेपर बिंदुओं के रूप में आलेखित किया जाता है। आलेखित बिंदुओं के इस समूह को प्रकीर्ण आरेख कहा जाता है। यदि सभी आलेखित बिंदु एक रेखा पर हो या रेखा के निकट हो तो सहसंबंध को रेखीय कहा जाता है। यदि प्रकीर्ण बिंदु सरल रेखा के चारों तरफ फैले हुए होते हैं तो सहसंबंध निम्न माना जाता है। आइए अब हम विभिन्न उदाहरणों से प्रकीर्ण आरेख को समझते हैं कि इसके द्वारा सहसंबंध को कैसे जांचा जाता है या मापा जाता है। दी गई सारणी को देखिए जिसमें चर x तथा चर y के मान दिए गए हैं। इसके आधार पर सबसे पहले हम x अक्ष की रेखा खींचेंगे, फिर y अक्ष की रेखा खींचेंगे,
दोनों अक्षों पर उनके मानों को चिन्हित करेंगे। इस ग्राफ पर x चर के मान और y चर के मान के अनुरूप बिंदुओं को अंकित करेंगे और इन्हीं बिंदुओं के समीप से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा हमें धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रही है, अर्थात एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ रहा है। आइए अब हम दूसरे प्रकीर्णन आरेख को समझते हैं। दी गई सारणी को देखिए। इसमें चर x तथा चर y के मान दिए गए हैं। हम सबसे पहले x अक्ष की रेखा खींचते हैं, फिर y अक्ष की रेखा खींचते हैं। दोनों पर चर x तथा चर y के मान को चिन्हित करते हैं। अब चर x तथा चर y के मान को बिंदुओं द्वारा इस ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 5 बिंदुओं हमें प्राप्त हुई। इन्हीं बिंदुओं के समीप से जाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं। आप देख रहे हैं इस रेखा का ढाल ऋणात्मक है, अर्थात जब y चर का मान अधिक है तो x चर का कम है और y चर के मान बढ़ने पर x का मान कम होता जा रहा है। आइए अब हम अगले प्रकीर्णन आरेख को समझते हैं। दी गई सारणी को देखिए। इसके अनुरूप हम x अक्ष तथा y अक्ष पर मान को चिन्हित करते हैं। x चर के मान और y चर के मान के अनुरूप ग्राफ पर बिंदु आलेखित करते हैं। इस प्रकार हमें 5 बिंदु प्राप्त हुई। पहली बिंदु x के 20 तथा y के 20 को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रकार प्राप्त की गई पांचों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। यह चर x तथा चर y के बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रहा है। आइए अब हम पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को देखते हैं। दी गई सारणी को देखिए, जिसमें चर x और चर y का मान दिया है। ग्राफ पर x अक्ष तथा y अक्ष हम अंकित करते हैं और इन दोनों पर उनके मानों को चिन्हित करते हैं। सबसे पहले बिंदु हम x के 20 मान और y के 5 मान को मिलाकर चिन्हित करते हैं। दूसरी बिंदु x के 15 और y के 10 पर चिन्हित करते हैं। इस प्रकार हम 5 बिंदु अंकित करते हैं और इन्हें मिलाते हुई एक रेखा खींचते हैं। आप देख रहे हैं पांचों बिंदु एक ही रेखा पर है, अर्थात दोनों चरों के बीच, चर x तथा चर y के बीच पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। यह आवश्यक नहीं कि हर बार कोई सहसंबंध प्राप्त हो। प्रकीर्णन आरेख के अगले उदाहरण में आप देखिए एक सारणी दी गई है जिसमें चर x तथा चर y के मान दिए हैं। पुनः हम ग्राफ पर x अक्ष तथा y अक्ष को चिन्हित करते हैं तथा इन दोनों अक्षों पर इनके मानों को अंकित करते हैं। अब चर x और चर y के अनुरूप ग्राफ पर बिंदुओं को आलेखित करते हैं। इस प्रकार हमने 10 बिंदु आलेखित करी जो चर x और चर y के मान के अनुरूप है। आप पा रहे हैं कि इनमें कोई रेखीय सहसंबंध नहीं है। इस प्रकीर्णन आरेख के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों चरों के बीच में शून्य सहसंबंध है या कोई सहसंबंध नहीं है। आज हमने सहसंबंध के प्रकीर्णन आरेख विधि के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम सहसंबंध ज्ञात करने की अन्य प्रविधियों के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट होगी और सहसंबंध के इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।